नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम के लिए डे वाइज मॉड्यूल हमारा चल रहा था और डे 8 का वीडियो आप देखने जा रहे हैं। ये हिंदी माध्यम वाला वर्जन है इसका। सम्राट अशोक को हम इसमें कवर करेंगे। उनका चित्र आप देख पा रहे हैं। पहले चित्र को ही देख लेते हैं। देखिए, ये सम्राट अशोक का एक काल्पनिक चित्र है। ऐसा नहीं है कि उन्हें सामने बैठा कर, और उस जमाने में कैमरे होते थे या कोई ऐसा चित्रकार होता था जिसने ये फोटो बनाई। बाद में बनाया गया है, कल्पना पर आधारित। और इसमें भरपूर मात्रा में ये कोशिश की गई है कि राजा महिमा मंडित दिखाई दे, यानी तेजस्वी दिखाई दे। पीछे से इनके सिर के पीछे आप देख रहे हैं कि एक ऑरा बना हुआ है, तो वो तेज निकलता हुआ, जैसे कि देवताओं की फोटो में, तस्वीरों में होता है, बिल्कुल वैसा दिखाया गया है। तो राजा देवता का प्रतीक मान लिया गया है और बाकायदा ये सिंहासन पर बैठे हुए हैं। सिंहासन मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ शेर है। सिंहासन इसीलिए कहा जाता है और ये अच्छा खासा सिंहासन है। इनका पूरा वैभव दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब। अब इसके बाद देखते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल। प्रियदर्शी शब्द का यहाँ इस्तेमाल हुआ है, जो कि अशोक के लिए सबसे कॉमन प्रोनाउंसिएशन था। प्रियदर्शी या प्रियदर्शी या देवा नाम प्रियदर्शी, इस तरह के शब्द या संबोधन अशोक के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अशोक की जिंदगी आसान नहीं थी। एक तो समस्या ये हुई कि आचार्य चाणक्य का जो समय था वो समाप्त हो गया। यहाँ पे षड्यंत्र करके उनकी हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद अशोक के सामने ये दिक्कत थी कि मार्गदर्शन किसका लें। तो राधागुप्त नाम के एक अपने प्रधानमंत्री को ये नियुक्त करते हैं, लेकिन वो वैसे योग्य नहीं रहते हैं जैसे कि चाणक्य रहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा दारोमदार अशोक के ऊपर था। ये आप इसमें देख रहे हैं। और अशोक से पीछे का जो समय है उसमें बिंदुसार को कुछ खास करना नहीं था, क्योंकि उसके पास बहुत सारे योग्य पुत्र थे, उसमें से अशोक भी एक था। और आचार्य चाणक्य जैसा एक कुशल मार्गदर्शक था जो कि पूरा संरक्षण में लिए रहता था मौर्य साम्राज्य को। तो वहां तक सारी चीजें आसानी से चलती हैं। लेकिन अशोक का जब तक समय आता है तब तक वो छत्र छाया खत्म हो गई रहती है। तो इन्हें जो कुछ भी करना था वो अपने बूते करना था, भले ही ये राजा के बेटे थे। तो इसीलिए सुनने में आता है कि 99 भाइयों को मारकर ये सिंहासन तक पहुंचते हैं। तो इतना स्ट्रगल इन्हें करना पड़ा था। ऐसे ही बिंदुसार के द्वारा इन्हें सिंहासन गिफ्ट नहीं किया गया था। बिंदुसार इन्हें राजा बनाना भी नहीं चाहते थे। तो आपने देखा, प्रतिभाशाली थे, अपने प्रतिभा के दम पे ये सिंहासन पर आसीन होते हैं। 273 ईसा पूर्व से लेकर 236 ईसा पूर्व तक इनका पूरा टेन्योर आप देख रहे हैं, मतलब जीवन काल देख रहे हैं। अब यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सम्राट थे अशोक महान, और राज्याभिषेक इनका 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के नाम और उपाधियां आप पहले देखिए। एक नाम तो आपने यही देखा। देखिए, अशोक वर्धन जो शब्द है वो विष्णु पुराण से दिखाई देता है। आपने पिछले लेक्चर को अगर देखा होगा तो उसमें बताया गया है कि मौर्य एम्पायर की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, कच्चा चिट्ठा है, वो हमें विष्णु पुराण से प्राप्त होता है, सबसे शुरुआती। और उसमें राजाओं की वंशावली भी है। अब यहाँ पर अशोक वर्धन जो शब्द है ये विष्णु पुराण से हमें प्राप्त होता है। बुद्ध शाक्य नाम का जो शब्द है ये मस्की अभिलेख से प्राप्त होता है। बुद्ध शाक्य इन्हें कहाँ कहा गया है? मस्की अभिलेख में कहा गया है। और मगधाधिराज यानी मगध का राजा, मगध का सम्राट अधिराज, तो ये भब्रू अभिलेख में कहा गया है। भब्रू से जो हमें इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है, अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसमें ये बात कही गई है। महाराज कुमार इन्हें वैसे भी कहा जाता था। पहले के समय में जो राजकुमार होते थे, मतलब प्रिंस होते थे, तो उनको महाराज कुमार ही कहा जाता है। तो पनगुडारिया अभिलेख जो है बुधनी वाले क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, उसमें इस संबोधन से इन्हें नवाजा गया। प्रियदस्यम राजा या प्रियदर्शी राजा आप इसे कह सकते हैं। तो ये बराबर की जो गुफा अभिलेख है, गुफा में जो दीवारें हैं उन पे लिखा गया है, तो वहां से ये सूचना मिलती है। अशोक जो शब्द है ये पूछा जाता है, अशोक शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ से हुआ है? तो मस्की, गुर्जरा, नेतूर, उदयगोलन, ये जो लघु शिलालेख है, वहां से हमें सूचना मिलती है। लेकिन सबसे पहले मस्की अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ा गया था। अशोक का जो अभिलेख है उसको पढ़ने में सफलता बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है, जैसे आप कुछ बड़े बड़े पुरातत्वविदों को देखते हैं। तो मस्की अभिलेख में देवा नाम प्रिय अशोकस नाम का जो संबोधन है वो प्राप्त होता है। सिर्फ अशोक नहीं कहा गया, देवा नाम प्रिय अशोकस, यानी देवताओं का प्रिय राजा अशोक। और गुर्जरा लेख जो है उसमें देवा नाम पियस प्रिय दसिनो अशोक राजस, राजस मतलब राजा, इस तरह का संबोधन उत्कीर्ण है। मतलब देवताओं का प्रिय, देखने में प्रिय, प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? जो देखने में अच्छा लगे, ऐसा अशोक राजस, ऐसा है अशोक राजा। देवा नाम प्रियदर्शी, ये वाला जो संबोधन है काफी पॉपुलर है। तो ये रुमिंदेई से प्राप्त हुआ है, निगलीवा से भी मिला है, रूपनाथ से भी हमें इसकी जानकारी, गिरनार वाला जो जूनागढ़ वाला क्षेत्र है वहां से भी हमें इसकी सूचना मिलती है।
देवानाम प्रिय को देखें आप नीचे, प्रियदर्शी को तो हमने देख लिया। देवानाम प्रिय जो प्रोनाउंसिएशन है ये 12वें और 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। अशोक का जो खुद का 12वां 13वां शिलालेख है वहां से मिलता है। इसके अतिरिक्त जो बौद्ध ग्रंथ है, मतलब श्रुति ग्रंथ है, सिंगली अनुश्रुतियों पर आधारित है, दीपवंश और महावंश, इसमें देवानाम, प्रियदर्शी और प्रियदर्शन अशोक इस तरह के जो उल्लेख हैं वो दिखाई देते हैं। अब यहाँ टी कैंथेलर को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? टी कैंथेलर जो है इन्होंने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा था। सबसे पहले मतलब 1750 में। और इन्होंने खोजा क्या? तो दिल्ली मेरठ अभिलेख जो है उसकी खोज की थी। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है जिसे कि देख लीजिए। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं ये एनसीईआरटी से उठाया गया है सीधा, आप वहां से इसे कवर कर सकते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है, ध्यान दीजिएगा, प्राकृत में है। और पश्चिमोत्तर से जो हमें प्राप्त हुआ है, पश्चिमी उत्तरी जो हमारा सीमावर्ती हिस्सा है वहां से जो अभिलेख मिले हैं, तो चूंकि पश्चिमोत्तर वाला हिस्सा ये बाहरी सभ्यताओं के संपर्क में ज्यादा आया, वहां से हमले होते थे, वहां से लोग आते थे, तो वहां पर ग्रीक, यूनानी इन सब का प्रभाव दिखाई देता है। तो अरमेइक और यूनानी भाषा से वो मिले हुए प्राप्त होते हैं। साथ में प्राकृत के अधिकांश अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। प्राकृत भाषा का नाम है और उसकी जो लिखने की तरीका था या लिखने की जो लिपि थी, आप स्क्रिप्ट कह सकते हैं, वो ब्राह्मी थी। जबकि पश्चिमोत्तर के जो है वो खरोष्टी से निकले हुए दिखाई देते हैं। अरमाइक और यूनानी लिपियों का ये भारतीय रूपांतरण था खरोष्टी, और अफगानिस्तान तक जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो इन्हीं यूनानी भाषाओं से प्रभावित है। तो ये अशोक की भाषाएं, मतलब अशोक के अभिलेखों की भाषाएं और लिपियों का जिक्र किया गया है, जो कि जानना आवश्यक है। अब वापस लौट चलते हैं, मतलब इस पेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप आराम से देख पाए। देखिए यहाँ पर अब बताया गया है ना कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में कलकत्ता टकसाल के अधिकारी थे और साथ में एशियाटिक सोसाइटी के ये सचिव भी हुआ करते थे। इनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप तो आप वैसे भी पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले अभिलेख पढ़ने में सफलता इन्हीं को मिलती है, लेकिन ये थे कौन? तो ये असल में टकसाल के ऑफिसर थे और साथ में एशियाटिक सोसाइटी के सचिव भी हुआ करते थे, तो इन्होंने पढ़ने में सफलता हासिल की। और दिल्ली टोपरा अभिलेख को इन्होंने सबसे पहले पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहली बार ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था सफलतापूर्वक। धौली और गिरनार अभिलेख को पढ़ने का काम भी जेम्स प्रिंसेप ने किया था। तो मतलब अशोक के बहुत सारे अभिलेखों को इन्होंने डिकोड किया था, लोगों को समझाया था। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि भाषण दे रहे थे, यहाँ वो उसको डिकोड कर रहे थे, इसका अर्थ लोगों को समझा रहे थे। 1840 की अगर बात करें तो नॉरिस ने पहली बार शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो है उसको पढ़ा था। और 1840 में किट्टो के द्वारा, ये सब इंग्लिश लोग ही हैं, तो किट्टो के द्वारा भब्रू शिलालेख को पंडित कमलाकांत की सहायता से पढ़ा गया था। इसमें कुछ भारतीय लोग भी जो जागरूक थे उस समय में वो सपोर्ट करते थे, लेकिन अंग्रेजों की काफी रुचि थी इसमें। हमारा इतिहास जानने में अंग्रेज हमसे ज्यादा इंटरेस्टेड थे। अब इसके बाद आप देखिए चापड़ को, तो चापड़ ही एकमात्र वो अभिलेख लेखक हैं जिनका नाम अशोक के ब्रह्मगिरी, जटिंग, रामेश्वर और सिद्धपुर द्वितीय अभिलेख से प्राप्त होता है, चापड़। और पहला जो शिलालेख है उसका गिरनार संस्करण आप देखते हैं। 13वां शिलालेख शाहबाजगढ़ी संस्करण कहलाता है। तो ये संस्करण का मतलब ये है कि वो उस सेक्शन में बने हुए थे या उस क्षेत्र में डेवलप हुए थे। अशोक के लेख सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ से मिले हैं ये भी जान लीजिए। ये तो हमने देखा कि प्राकृत भाषा में ज्यादातर है, कहीं कहीं खरोष्ठी और अरमाइक जो लिपियां हैं वो दिखाई देती हैं, लेकिन लेख की जो सर्वाधिक संख्या है वो कर्नाटक और आंध्र से प्राप्त हुई है। इससे ये पता चलता है कि अब जो उत्तरी हिस्सा था, मतलब उत्तरी भारत था, वहां से फोकस कम करके ये दक्षिण की ओर अपने धर्म का प्रचार तेजी से कर रहे थे। तो यहाँ हमने देखा अशोक ने सबसे पहले लघु शिलालेख, और यही वजह थी शंकराचार्य के प्रबल होने की। शंकराचार्य भी दक्षिण से ही बिलोंग करते थे। जब वो देखते हैं कि बौद्ध धर्म निगलता जा रहा है, मतलब वैदिक सभ्यता को निगलता जा रहा है, अच्छाई एक तरफ है लेकिन किसी दूसरे धर्म को खाना ये दूसरी बात है, ठीक है। वैदिक सभ्यता में बुराइयां थी, मतलब भेदभाव पनप गया था और वर्ण व्यवस्था जो है वो लोगों को जीने नहीं दे रही थी, तो लोग वहां से पलायन करने के लिए पहले ही उतावले थे। अशोक या जो बौद्ध धर्म, मतलब बुद्ध का जब जन्म होता है उसके बाद जब वो अपना बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, मतलब इनलाइट होते हैं, तो धर्म प्रचार के लिए वो राजाओं को सहारा बनाते हैं, राजाओं के माध्यम से उस चीज को करते हैं। तो जब राजा ही धर्म मान लेगा, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो अपनी प्रजा से मनवा ही लेगा। तो तेजी से लोग बौद्ध में या बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते जा रहे थे। तो ऐसे में शंकराचार्य अपनी लाठी उठाते हैं और 16 वर्ष की अवस्था में अपने घर से निकल पड़ते हैं। उनकी माँ लाख रोकती रह जाती है कि इकलौते बेटे हैं, घर रुके, अपना परिवार बसाएं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। और अपने धर्म के प्रचार के लिए, मतलब वैदिक धर्म की पुनः स्थापना के लिए, वेदों की सत्ता स्थापित करने के लिए वो पूरे भारत में घूम डालते हैं। मतलब चारों कोने, चतुष्कोणीय आकृति हमारे देश की है, तो चारों कोनों को ये चक्कर लगा लेते हैं, वहां 4 मठ बना डालते हैं। और उनकी वजह से बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फैल नहीं पाता है, मतलब जितना फैला था उसके पैर वहीं सिमट जाते हैं।
तो इस तरह की स्थिति थी। हालांकि हूणों का आक्रमण और बाकी चीजें भी बौद्ध धर्म को तबाह करती हैं। तो फिलहाल अशोक ने क्या काम किया, उन्होंने दक्षिण की ओर प्रसार किया और ये प्रसार करते करते श्रीलंका तक चले जाते हैं। अब यहाँ आप देखिए आगे, ये बुलेट पॉइंट में दिया हुआ है ताकि आप ज्यादा तथ्यों को जाने। तो सबसे पहले लघु शिलालेख और उसके बाद 14 प्रमुख शिलालेख, जिसे कि हम दीर्घ शिलालेख कहते हैं, उसको बनवाया था। और अंत में अशोक के द्वारा जो शिलालेख निर्मित किए गए थे वो असल में स्तंभ लेख थे। शिला पर तो वो भी लिखे गए थे क्योंकि स्तंभ जो है वो पत्थर से ही बने थे, लेकिन उनका आकार जो था, आकार प्रकार, वो स्तंभों का था, यानी खंभों का था। तो उस पर भी 6 स्तंभ लेख जो है वो बने थे, जो कि शॉर्टकट थे। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा के साथ कुल 4 लिपियों का इस्तेमाल हुआ है। प्राकृत तो भाषा है, लेकिन इसकी जो लिपियां थी उसमें आप देखिए कि ब्राह्मी है, खरोष्ठी है, अरमाइक है, कुछ यूनानी लिपियां हैं जो कि बाहर से प्रभावित थी, तो इनका प्रयोग हुआ है। और अशोक के स्तंभलेख और गुहालेखों में केवल ब्राह्मी लिपि या प्राकृत भाषा का इस्तेमाल हुआ है, इसको आप जान लीजिए। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख में खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल हुआ है, और लंघमान और तक्षशिला अभिलेख जो है वहां से अरमाइक लिपि में हमें जो अभिलेख है वो प्राप्त होते हैं। तो किस क्षेत्र से किस लिपि का या किस भाषा का अभिलेख प्राप्त होता है, यहां से प्रश्न बन सकता है। कंदहार का जो शरेकुन अभिलेख है, शरेकुना जिसे कहा जाता है, इसमें यूनानी और अरमाइक दोनों लिपियों का एक साथ मतलब मिक्स है, तो इस तरह का रूप इसका दिखाई देता है। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने कि अभिलेखों के सहारे प्रजा को सीधे सीधे संबोधित किया था, और अभिलेखों को निर्गत करने की राजकीय परंपरा अशोक से ही जुड़ी मानी जाती है। असल में इतिहास में अमर होने का यह एक अच्छा तरीका है, मतलब अपने माध्यम से आप इतिहास लेखन करवाइए। अगर आप चीज़ों को लिखवाते हैं तो वो ज़्यादा स्थायी होती हैं, स्क्रिप्ट के रूप में वो दर्ज रहती हैं और आने वाली पीढ़ियां आपको जानेंगी। अगर आप कुछ लिखवाते नहीं है, तमाम अच्छे काम कर डालिए, आपको कोई नहीं याद रख पाएगा, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको कौन बताएगा आपके कामों के बारे में। तो अशोक से थोड़ा भी भलाई का कम काम चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं करवाया था। वो भी एक प्रतापी राजा था और योग्य राजा था, और अखंड भारत का पहला संस्थापक उसको कहा जाता है। तो ज्यादा संघर्ष तो उसने किया था, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा लिखित प्रमाण नहीं मिलता है लेकिन कम मात्रा में मिलता है। तो अशोक का जय जयगान ज्यादा होता है। अब इसके बाद आप आगे देखें, अशोक बौद्ध धर्म का महान समर्थक था। ऐसा वैसा समर्थक नहीं था, महान समर्थक था। और बौद्ध धर्म में घुसने से पहले ये शैव मतावलंबी था, शिव का उपासक था। इसके बाद आप देखें, यहाँ दीपवंश महावंश जो कि बौद्ध ग्रंथ है, यहाँ वंश लिखा हुआ है, वो असल में वंश है, ठीक है। तो दीपवंश और महावंश में इसका उल्लेख प्राप्त होता है कि उसके भतीजे का नाम था निग्रोध, और वो बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाता है इन्हें। और उसी के शासनकाल में पहली बार बौद्ध धर्म भारत पहुंचता है, और माफ कीजिए, भारत से बाहर पहुंचता है, भारत में तो ये पैदा ही होता है। और उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सीलोन भेजा था, जो कि श्रीलंका के नाम से आज के समय में जाना जाता है। सिंघल उसको पुराने समय में कहा जाता था, सिंघल द्वीप। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध सभा होती है। आप देखते हैं ना, 4 बौद्ध संगीतियां होती है, तो उसमें से जो तीसरी वाली बुद्धिस्ट काउंसिल यानी बौद्ध संगीति है, वो पाटलिपुत्र में ही होती है, अशोक के शासनकाल में होती है। और ये 18वां समय, मतलब 18वां वर्ष था, अशोक के शासन का 18वां वर्ष था। अब आगे चलते हैं। देखिए अशोक का धर्म परिवर्तन कैसे होता है। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, उसमें भी वो शैव मतावलंबी था विशेष रूप से। अब बिंदुसार और अशोक के विषय में ये माना जाता है कि वो निरंतर, मतलब रोज का उनका ऐसा काम था कि वो 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। ये उस समय की प्रथा थी। कल्हड़ के द्वारा अशोक को शिव का उपासक बताया गया, जो कि काफी हद तक सही है। कल्हड़ की आप देखते हैं राजतरंगिणी, तो उसमें आप पाते हैं कि कितना सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने इतिहास को दर्ज किया है। मतलब उतना सुव्यवस्थित और गठित ब्यौरा दर्ज करना आसान काम नहीं होता है, तो इनके विवरण को प्रामाणिक माना जाता है। तो ऐसा प्रामाणिक लिखने वाला जो व्यक्ति है वो झूठ नहीं लिखेगा, वो तथ्यों को पहले परखते थे तो लिखते थे। तो उन्होंने जिक्र किया है कि ये शिव के उपासक थे, और वो सत्य भी है। मौर्य मूल रूप से शैव थे, और बाद में ये अलग अलग धर्मों को, जैसे आप देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जब हिंसा से एकदम तंग आ जाते हैं और दुर्धरा की मृत्यु हो जाती है असामयिक, और वो भी चंद्रगुप्त की वजह से ही होती है। मतलब भोजन चंद्रगुप्त का रहता है, जहर उनके पास जाना रहता है, वो दुर्धरा के शरीर में चला जाता है, तो एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज, मतलब चंद्रगुप्त का दिमाग वहां से विरक्त हो जाता है, तो वो जैनिज्म में चले जाते हैं कि अब हिंसा करेंगे ही नहीं। तो उस तरीके का काम ये बाद में करते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक को इस तरह का आभास होता है कि ये गलत काम किया, मारकाट मचाई, तो ये बुद्धिज्म में घुस जाते हैं। सिंघली अनुश्रुतियां कहती हैं कि उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का काम निग्रोध का था, जो कि इनका भतीजा था, और 7 वर्ष की आयु में वो बौद्ध भिक्षु पहले से ही बन चुका था। इसके बाद मोगली पुत्तिस के प्रभाव से अशोक पूरी तरह से बौद्ध बन जाते हैं, यानी रहा सहा जो उनके अंदर हिंदुज्म था वो भी खत्म हो जाता है। वहीं दिव्यावदान और वेनसांग के हिसाब से, मतलब दिव्यावदान सिंघली अनुश्रुति पर आधारित बौद्ध ग्रंथ है, और वेनसांग जो कि चीनी यात्री था, तो उसके हिसाब से बाल पंडित, ठीक है, समुद्र नाम का ये व्यापारी था, जिसे कि बाल पंडित इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो अपनी
बाल्यावस्था में यानी बचपन में ही पांडित्य प्राप्त कर लेता है, यानी संन्यास ग्रहण कर लेता है। तो ये व्यापारी था, असल में व्यापारी होते हुए भी ये पांडित्य से भरपूर था। तो इसके प्रभाव के कारण अशोक ने जो बौद्ध धर्म का पूरा क्रम है उसको एक्सेप्ट किया था, एडॉप्ट किया था। उपगुप्त के द्वारा इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया है। एनसीईआरटीज और ज्यादातर जो किताबें हैं उसमें उपगुप्त के द्वारा इन्हें दीक्षा दी गई है, ऐसा कहा जाता है। तारानाथ जो इतिहासकार है उसमें इन्होंने कहा है कि अशोक, मतलब उनके विवरण में ऐसा दिखाई देता है कि अशोक तांत्रिक बौद्ध धर्म मातृदेवी के उपासक है। आप देखते हैं ना कि बौद्ध धर्म में डिवीजन होता है बाद में, मतलब जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वहां पर आप जो कुंडलवन कश्मीर वाला क्षेत्र था वहां पे वो होती है, तो हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बढ़ जाता है। बाद में एक और सब ब्रांच निकल आती है, तो उसको हम कहते हैं वज्रयान। तो ये तंत्र मंत्र का सिलसिला बौद्ध धर्म में पहले भी था, ऐसा नहीं कि वज्रयान बनता है तो ही रहता है। तो तंत्र मंत्र की जो मांत्रिक शाखा है उसमें ये विश्वास करते थे। अब अशोक के शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आप देखिए पहला शिलालेख जो है उसमें पशु बलि की निंदा की गई। पूछा जाता है कि पशु बलि की निंदा अशोक के कौन वाले शिलालेख में की गई, तो आपको इसमें पता होना चाहिए पहला वाला। इसके बाद मनुष्य और पशु दोनों चिकित्सा, मतलब इंसान का तो इलाज करवाता ही था, उसके साथ साथ जो पशु है, घायल पशु है, उनको भी राहत दी जाती थी, उनकी भी चिकित्सा की जाती थी। तो इसका व्यवस्था का उल्लेख दूसरे वाले में प्राप्त होता है। तीसरा वाला जो शिलालेख है इसमें राजकीय अधिकारियों को यह ऑर्डर दिया गया है कि वो अपने 5वें वर्ष के दौरान, मतलब नियुक्ति के 5वें वर्ष के दौरान, या आप कह लीजिए कि 5वां वर्ष जब बीत रहा हो तो दौरे पर जाएं। और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख दिखाई देता है, मतलब दौरे पर जाएं और वहां जो प्रजा का सुख दुख है उसको बांटे। चौथे वाले शिलालेख में भेरी घोष की जगह पे, जो कि युद्ध घोष था, उसकी जगह पे धम्म घोष की चर्चा की गई। 5वां वाला जो शिलालेख है उसमें धर्म महामात्यों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। और 6वां वाला जो था उसमें पुलिसानी और पाटली वडकस जैसे जो अधिकारी हैं, ये सब समाचार दाता होते थे, आप कह लीजिए कि संवाददाता की हैसियत इनकी होती थी। तो मंत्रिपरिषद के साथ इन्हें भी अपॉइंट किया जाता था, तो उसका जिक्र यहाँ से मिलता है। इसके बाद जो 7वां शिलालेख है उसमें हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करवाए थे, धार्मिक सहिष्णुता की बात कही थी, और अपने धार्मिक सहिष्णुता में उसके साथ ये भी था कि वो अपने आसपास के राज्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाकर रखना चाहता था। तो चोलों, पांड्यों और पड़ोसी राज्यों, साथ में उत्तर पश्चिम में जो बाहरी वैदेशिक संबंध है उसमें एंटीओकस के साथ अच्छे रिलेशन थे, तो वो सारी सूचनाएं। 8वां वाला शिलालेख जो है उसमें शाही विहार यात्रा जो पहले होती थी, राजा अपना पिकनिक मनाने के उद्देश्य से परिवार सहित जाता था, तो उसके स्थान पर अभी धम्म यात्रा का उल्लेख, मतलब तीर्थ यात्रा का उल्लेख दिखाई देता है। और अशोक खुद ही बोध गया, जहां से गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट मिला था, और संबोधि जो क्षेत्र है वहां मतलब बोधि वृक्ष इत्यादि को देखा था, तो वो सब। इसके बाद 9वां वाला शिलालेख जो है उसमें सच्ची भेंट क्या होती है ये बताया गया है, और सच्चा शिष्टाचार क्या होना चाहिए ये बताया गया है। 10वें शिलालेख में अशोक ने एक आदेश दिया है, और आदेश में कहा है कि राजा तथा उच्च अधिकारी ये हमेशा पहले प्रजा का हित सोचे, उसके बाद अपने बारे में सोचे। पहले क्या सोचना है, पहले जो पब्लिक वेलफेयर है उस पर उन्हें विचार करना है। 11वें शिलालेख में धम्म असल में है क्या। अशोक का धम्म जो है ना, मतलब धर्म मोटे तौर पे, वो बुद्ध के धम्म से अलग था, बौद्ध धर्म के धम्म से भिन्न था। ऐसा नहीं है कि एकदम से हम उसे अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें अशोक ने अपने हिसाब से चेंजेस किए थे। बुद्ध भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे और उनका भी भविष्य एक राजा का था, तो उन्होंने राजकीय जीवन का त्याग कर दिया, वो सन्यासी बन गए, तो उनका धर्म जो था वो उनके हिसाब से था। अशोक जो था वो राजा रहते हुए भी बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करता है और उसी रूप में बौद्ध धर्म को निभाता है, तो राजा के जो उत्तरदायित्व थे वो उसके धर्म के साथ अटैच हो जाते हैं, तो ये इसमें नयापन था। इसके बाद आप 12वें को देखिए, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई और उनके विचारों में मतलब सभी प्रकार के विचारों का सम्मान करने की बात कही गई, कि ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज को मान रहे हैं तो आप दूसरों का विरोध करेंगे। अब यहाँ आप 13वें और 14वें को भी देख लीजिए, तो 13वां शिलालेख जो था उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है 13वें वाले में, और ये जो कलिंग युद्ध था ये अशोक के राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में हुआ था। यानी अपना राज्याभिषेक करवाने के बाद 9 साल तक अशोक एक राजा के समान जिंदगी बिताता है और निरंतर मौर्य साम्राज्य को मजबूत बनाता है। लेकिन 9वें वर्ष में जब वो बौद्ध धर्म को एडॉप्ट करता है तो अहिंसावादी हो जाता है, वहां से पतन शुरू हो जाता है। ये कड़वा लग सकता है लेकिन यही हकीकत है। धर्म एक तरफ है और राजतंत्र एक तरफ होता है। राजा को निरंकुश होना पड़ता है और हिंसा का पक्ष भी लेना पड़ता है। और उस समय की जो सिचुएशन थी, अब पीछे वाले लेक्चर को अगर आपने सुना होगा तो उसमें बताया गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करवाया था कि कोई बाहर से ताक झांक करने की हिम्मत न कर सके, मतलब जो विदेशी है उनकी मजाल नहीं हो कि अंदर एंटर करे। अशोक के समय में भी वही था, लेकिन जब वो लचीला रुख अख्तियार कर लेता है ना, तो बाहरी लोग जो है वो छूट पा लेते हैं और उसका ज्यादा समय धर्म प्रसार में ही बीत जाता है और बाकी जो राजतंत्र था वो ढीला होने लगता है और बाद में इसके बाद पतन आरंभ हो जाता है। तो ये हमने देखा।
अब यहाँ पे देखिए जो 13वां शिलालेख है ना, उसमें अशोक के हृदय परिवर्तन की भी बात कही गई है और 5 यवन राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है जहां पे उन्होंने धर्म प्रचारक को भेजा था। 14वां वाला जो शिलालेख है उसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है कि भाई आपको धार्मिक जीवन बिताना चाहिए, धर्म की शरण में जाना चाहिए। अशोक के अभिलेख और खोजकर्ताओं और वर्षों को जरूर देखिएगा। देखिए बराबर और नागार्जुनी गुफा जो है इसको खोजने वाले हैरिंगटन थे, हैरिंगटन नाम के अंग्रेज थे और 1785 में इसको खोजा गया था, काफी पहले। बर्ट के द्वारा इलाहाबाद वाला जो प्रयागराज स्तंभ लेख है उसको खोजा गया था 1834 में। भब्रू वाला कैप्टन बर्ट ने खोजा था 1840 में। रामपुरवा या रामपुरवा आप कह लीजिए, कार्लाइल के द्वारा खोजा गया था 1872। रूपनाथ अभिलेख, इसको जरा बड़ा किया जा सकता है ताकि आप आराम से देखें। अब देखिए रूपनाथ अभिलेख या लेख जो है वो कर्नल एलिस ने खोज रखा था 1872। मैसूर में 3 लेख प्राप्त होते हैं, राइस नाम के खोजकर्ता इसको खोजते हैं, 1891 का टाइम है। निगलीवा वाला जो है फ्यूरर के द्वारा खोजा जाता है 1895। रुम्मिनदेही फ्यूरर के द्वारा खोजा जाता है 1896। सारनाथ वाला ऑरेल स्टाइन खोजते हैं 1905। मस्की वाला बीडेन खोजते हैं, और ये इन्हें आप बाइडेन मत समझ लीजिएगा, तो बीडेन खोजते हैं 1915 में। और येरगुडी खोजते हैं, मतलब येरगुडी का जो लेख है उसको खोजकर सबके सामने ले आने का काम ये अड़ुघोष के द्वारा किया जाता है 1916-17 में। तो ये तो हमने अभिलेख खोजकर्ता और खोजने का वर्ष देखा। इसी क्रम में 13वें शिलालेख को जरा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर देश दिया है, शासक दिया है, एंटियोकस। अब देखिए इसमें बाहरी शासकों का ब्यौरा है, मतलब जो अपने देश से बाहर यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा हो रही है। तो एंटियोकस ये सीरिया देश का राजा था। मतलब इसका जो हमें अभिलेखों में नाम प्राप्त होता है, 13वें अभिलेख में राजाओं का वर्णन है ना, तो 13वें अभिलेख में अंतियोक कहा गया है, लेकिन असल में इसका नाम था एंटियोकस सेकंड। उसके बाद तुर्मै शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है, तुर्मै नाम के राजा या तुलमै इसको कहा जाता था। तो ये मिस्र का राजा था और इसको टालमी फिलाडेल्फस के नाम पे चिन्हित किया गया है। इसके बाद अंतिकिन या अंतेकिन, तो ये एंटीगोनस गोनाटास के नाम से पहचाना गया है और ये मैसिडोनिया का रूलर था। मग या मका, ये एपिरस देश, मतलब एपिरस का तात्पर्य तत्कालीन सीरिया से है। तो मगस यहाँ पे रूलर था, मैगस इसको कहा जाता था, और उसे भारत में जब प्रोनाउंस किया गया तो 13वें शिलालेख में लिखा गया मग। इसके बाद अलिक सुंदर, तो अलिक सुंदर ही आप समझ सकते हैं, इसको राइमिंग इसकी अगर बिठाएंगे आप तो अलेक्जेंडर से ज्यादा समीप होता है। ये आप देख रहे हैं सीरीन का थे, ये रूलर था। ये टेबल देने का उद्देश्य ये है ना कि आप जो 13वां शिलालेख है उसमें जितने भी शासकों का ब्यौरा है उसको देखें, उनके जो नाम शिलालेख में मिले हैं और जो उनके ओरिजिनल नाम थे और वो किस देश के थे वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद अशोक के अभिलेखों के आधार पे हम देखते हैं, मतलब अभिलेखों के आधार पे अशोक की उपलब्धियां क्या थी उसको देखते हैं। तो 8वें वर्ष में वो कलिंग विजय करता है, ये 13वां शिलालेख में कहा गया है। इसके बाद 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा करता है और धम्म यात्रा का प्रचलन होता है, ये 8वां शिलालेख है। ये 10वें वर्ष में होता है, वर्ष आप याद रखेंगे। 12वें वर्ष में धम्म लिपि लिखने का काम होता है, शिलालेख संख्या 4 और 6 की हम बात करें। आजीवकों को 2 गुफा दान में दी जाती है, गुहा लेख वहां से मिलते हैं। और राजयुग प्रादेशिक जैसे जो अमात्य होते थे, अधिकारी होते थे, वो प्रशासनिक दौरे पर जाएंगे, ऐसा ब्यौरा प्राप्त होता है। तो ये शिलालेख संख्या 3 है। ये सब हमने पीछे डिटेल में देखा है, शिलालेख में क्या लिखा है वो देख रखा है, वही चीज दी हुई है। और 13वां जो शिलालेख था उसमें धर्म महामात्र की नियुक्ति की बात की गई है, ठीक है, माफ कीजिए। 13वां जो वर्ष था, अशोक के शासन का जो 13वां वर्ष था, उसमें धर्म महामात्र की नियुक्ति की बात की गई और इसका जो ब्यौरा है ना वो 5वें शिलालेख से हमें प्राप्त होता है। 14वें वर्ष में अशोक ने अपने शासनकाल में क्या किया, निगलीवा लेख को आकार वर्धित किया था, कनक मुनि स्तूप का आकार वर्धन किया था और उस पर इस लेख को लिखवाया था। आजीवकों को तीसरी गुफा दान में दी गई थी, ये गुहा लेख प्राप्त होता है 19वें वर्ष का। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करता है, रुम्मिनदेही अभिलेख से ये जानकारी मिलती है और कनक मुनि स्तूप की पूजा का जो ब्यौरा है वो हमें निगलीवा लेख से प्राप्त होता है। इसके बाद जो 26वां वर्ष अशोक के शासन का था उसमें धर्मानुशासन के नियमों का प्रचलन करवाया था और पहले जो 6 स्तंभ लेख है उनको लिखवाता है, रज्जुकों को न्यायिक अधिकार देता है और जीव वध को निषेध करवा देता है। रसोई में हर रोज मोर और तरह तरह के जो पशु हैं, मतलब मोर पक्षी के तौर पे और हिरण का मांस, ये सब पकाया जाता था। मोर राजकीय पक्षी रहा होगा लेकिन उसको पकाया जाता था, मतलब उसको भी मारा जाता था। तो अशोक ने इसमें कटौती करने की बात कही, निषेध कर दिया है उसे। इसके बाद 27वां जो वर्ष था इसके शासन का, उसमें धर्म वृद्धि के कार्यों के पर्यवेक्षण से संबंधित जो स्तंभ लेख है उनका आलेखन किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कलिंग विजय के बाद जितने भी काम है वो सब उदारवादी है, अहिंसावादी है, उसमें भलाई की बात कही गई। अब शिलालेख में लघु शिलालेख को हम देखेंगे, बड़े वाले को तो हमने पहले ही देख लिया है। लघु में हम ये देखेंगे कि अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या जानकारी मिलती है। इतना देखने के बाद तब हम मौर्योत्तर काल में घुसेंगे और देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य कैसे कमजोर पड़ता है
और वहां पर शुंग अपना कब्जा जमा लेते हैं। फिलहाल लघु शिलालेख को देखिए, इसमें दो हिस्से हैं इस टेबल के, मतलब एक पार्ट ये वाला है, दूसरा इधर वाला है। पहले वाले पार्ट को देखते हैं, ठीक है। तो रूपनाथ जो लघु शिलालेख है, यहां आप देख रहे हैं ना, रूपनाथ जो लघु शिलालेख है वो असल में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से लिया गया है, और गुर्जरावाला जो है वो मध्य प्रदेश के दतिया से लिया गया है। सहसाराम जो है वो बिहार के शाहाबाद से लिया गया है, मतलब स्थान उसका जो दिया हुआ है उसे आप देख रहे हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं भब्रू या बैराट को, और भब्रू या बैराट जो है वो जयपुर जिले से प्राप्त हुआ है, राजस्थान के। मस्की जो है वो कर्नाटक के रायचूर से प्राप्त हुआ है। ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख, ये सारे लघु शिलालेख हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख जो है वो असल में मैसूर का जो चित्रदुर्ग जिला है वहां से प्राप्त हुआ है। मैसूर का जो चित्रदुर्ग है वहां से प्राप्त हुआ है, इसको आप देख रहे हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं, तो सिद्धपुर ये कर्नाटक में है, और यहां पर अगर आप देखें तो इसी क्रम में, माफ कीजिएगा यहाँ थोड़ा सा डिस्टरबेंस था टेक्निकल। ये आप आगे देख रहे हैं, तो रूपनाथ से हमने देखा जटिंग रामेश्वर तक। बीच में टेक्निकल डिस्टरबेंस के लिए मैं माफी चाहती हूँ। यहाँ आप लघु शिलालेखों को देख रहे थे, और इसमें हमने रूपनाथ को देखा था जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से है। गुर्जरावाला जो है वो प्राप्त हुआ है दतिया से, मतलब मध्य प्रदेश में ही प्राप्त हुआ है। सहसाराम आप जानते ही हैं कि बिहार का शाहाबाद जिला पड़ेगा। भब्रू या बैराट इसी को कहते हैं, दोनों नाम है, तो ये जयपुर जिले से प्राप्त हुआ है। विराट क्षेत्र इसको कहा ही जाता था। मस्की वाला कर्नाटक के रायचूर जिले से प्राप्त हुआ है। और ब्रह्मगिरी जो आप देख रहे हैं ना, ये लघु शिलालेख है अशोक का, और अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इससे अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये हमें प्राप्त हुआ है मैसूर के चित्रदुर्ग जिले से। इसके बाद आप देखें इसमें सिद्धपुर को, ठीक है, ये सिद्धपुर है कर्नाटक में, ये जो जगह है ये स्थित है, यहाँ से हमें सूचना प्राप्त होती है, लघु शिलालेख है। जटिंग रामेश्वर ये भी कर्नाटक वाला क्षेत्र है। एरगुडी जो है ये कुर्नूल जिला पड़ता है, आंध्र का। अब इस पूरी टेबल का जो इधर वाला कॉलम है, मतलब राइट साइड वाला, उसको देख लेते हैं। तो गोभी मठ जो है ये कोपबल में है, ये मैसूर में पड़ेगा, यहाँ से हमें सूचनाएं मिलती हैं। पालकी गुंडू ये कर्नाटक में है। राजुल मंडगिरी ये आपका कुर्नूल जिला पड़ेगा, आंध्र का। अहरौरा ये मिर्जापुर, देखिए ये यूपी वाला है, और यूपी में मिर्जापुर जिले में पड़ता है, ये आपने देखा। इसके बाद सारोमारो, ये सारोमारो जो है ये शहडोल जिला पड़ता है मध्य प्रदेश का। इसके बाद नेतूर है, नेतूर ये मैसूर वाला क्षेत्र है, यहाँ से हमें लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। उदयगोलन ये कर्नाटक का जो बेल्लारी है वहां से प्राप्त हुआ है। पनगुड़ारिया ये आपका सीहोर से प्राप्त हुआ है, सीहोर मतलब मध्य प्रदेश। सन्नाती ये आपका, मतलब ये जो लघु शिलालेख है ये कर्नाटक मतलब गुलबर्गा क्षेत्र जो है वहां से मिला है। तो ये हमने देखा अशोक के लघु शिलालेखों को, जहां से उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भरपूर सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसे छोटा कर लेते हैं, अब चलते हैं मौर्योत्तर काल की ओर, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से मौर्य डायनेस्टी समाप्त होती है और नए युग का आरंभ होता है। तो अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ था, ये हमने शुरुआती दौर में ही देख लिया था, और 187 ईसा पूर्व का जो समय था उसमें इन्हीं के सेनापति यानी कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसका मर्डर कर दिया जाता है। मतलब पुष्यमित्र शुंग पहले से ही अपना षड्यंत्र करने की योजना बना ही रहा था, और वो अपनी शक्तियों को इकट्ठा करता है, और जब वो देखता है कि राजा बौद्ध धर्म में ही कुछ ज्यादा इन्वॉल्व है तो वो अपना इनका मर्डर कर देते हैं, मतलब हत्या करके अपना सिंहासन पे कब्जा कर लेते हैं। ये आपने देखा। जब वह अपने सैनिकों का निरीक्षण कर रहे थे ठीक उसी समय कमांडर इन चीफ इनको मार डालता है। इस प्रकार से मौर्य शासन का अंत हो जाता है और कोई विद्रोह करने वाला बचता नहीं है। वजह यह है कि ये पहले से ही सबको मिला लिया रहता है। और मगध शासकों के रूप में अब नया वंश यहाँ से शुरू होता है। पुष्यमित्र शुंग चूंकि इसका शुरुआती शासक था तो इसे शुंग वंश कहा गया। अब शुंग राजवंश का जो समय है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, हाँ छोटा सा था, 185 ईसा पूर्व से लेकर 148 ईसा पूर्व। हालांकि पुष्यमित्र शुंग एक योग्य व्यक्ति था, प्रतापी राजा था, और राजधानी वही थी पाटलिपुत्र। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। शुंगों को उनकी मूल जाति में ब्राह्मण माना जाता है, और उसमें बौद्ध और ब्राह्मण दोनों ही ग्रंथ, जैसे कि हर्षचरित, बृहदारण्यक उपनिषद है हमारा वैदिक ग्रंथ है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है जो कि व्याकरण ग्रंथ है। इसके अलावा कालिदास का है मालविकाग्निमित्र, इस पर यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ग्रंथ में ही ये रहस्य छिपा हुआ है कि इसमें कौन से शासक का वर्णन है। मालविका प्रेमिका का नाम था और अग्निमित्र ये पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। शुंग डायनेस्टी से इस ग्रंथ का संबंध है और महाकवि कालिदास इसके रचयिता है। इसके बाद दिव्यावदान और तारंथ जैसे जो ग्रंथ हैं, तारंथ नहीं असल में ये तारानाथ है, तो दिव्यावदान और तारानाथ जो कि बौद्ध विद्वान थे, इनके जो संदर्भ हैं, इनके जो खाते हैं मतलब जानकारियां हैं, वहां से हम सूचनाएं इकट्ठी करते हैं तो हमें शुंगों के बारे में जानने के लिए कुछ मिलता है। हालांकि दोस्तों एक चीज है कि शुंगों का इतिहास हम उतना डिटेल में नहीं देख पाते, हालांकि मिलता है, ऐसी चीज नहीं है कि इतिहास में हम इनका जिक्र ही नहीं देखें, लेकिन वैसा डिटेल नहीं मिलता है जैसा अशोक के जमाने में दिखाई देता था।
तो अभिलेखों का दर्ज करवाने का जो एक नशा है वो अशोक को था, और उसने हर एक काम जो उसने किया उसको लिखवाया। तो हम लोग इसीलिए जानते हैं कि अशोक ने क्या क्या किया और उसे महान समझ लेते हैं। बाकी जो उससे पीछे के रूलर थे, उसी के पीछे के जो पूर्वज थे, उन्होंने भी बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रसिद्धियों को वैसा दर्ज नहीं करवाया था। तो ये इतिहास लिखवाने का काम बड़ा ही सशक्त होता है। फिलहाल शुंग राजवंश में हमने देखा कि ये ब्राह्मण वंश से मूल रूप से बिलोंग करते थे और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। देवभूति इनका अंतिम, इस डायनेस्टी का अंतिम रूलर था। और ग्रंथों के नाम आप देख लीजिए, इसमें से पूछा जा सकता है कि कौन वाले में शुंग डायनेस्टी का या शुंगों का उल्लेख प्राप्त होता है। ये सब हमने देखा। 10 शुंग राजाओं ने कुल मिलाकर 112 वर्षों तक शासन किया। मतलब पूरे शुंग राजवंश में 10 राजा हुए हैं, और शुरुआती ही ज्यादा प्रतापी थे, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग, उसके बाद अग्निमित्र। 112 साल का इनका शासन था। पुष्यमित्र शुंग को अगर देखें तो इन्हें सेनानी या सेनापति की लोकप्रिय उपाधि प्राप्त थी, और ये मूल रूप से सेनापति थे ही, और मौर्य सेना के ये पूर्व कमांडर इन चीफ थे। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अब 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने का ये मतलब है कि ये एक प्रतापी राजा थे। और ये 2 अश्वमेध यज्ञ कराने का जो ब्यौरा है, ये अयोध्या का जो प्रस्तर अभिलेख है, शिलालेख है, वहां से प्राप्त होता है। राजा ढंग का है। नाटक है मालविकाग्निमित्र, कालिदास का है। और इसमें विदर्भ का मतलब पूर्वी महाराष्ट्र की बात हो रही। तो विदर्भ के राजा पुष्यमित्र और यज्ञसेन नाम के शासक जो हैं, उनके बीच में संघर्ष प्राप्त होता है, संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है, और इसमें शुंग विजयी हुए थे, ऐसा कहा गया है। पुष्यमित्र शुंग ने बैक्ट्रियन ग्रीक राजा डेमेट्रियस को हराया था। ठीक है, डाइमेट्रस इसे कहा जाता है, डेमेट्रियस इसका मूल नाम था। तो इसको भी इसने हरा दिया था, ऐसा इसमें जानकारी मिलती है। पतंजलि महाभाष्य लिखने वाले उल्लेखनीय ब्राह्मण थे, और ये व्याकरण करता थे। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे और पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। मतलब जो धार्मिक काम थे उसको ये देखने का अपना जिम्मा संभाले हुए थे। दिव्यावदान पुष्यमित्र की बौद्धों के प्रति क्रूरता और बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का विवरण देता है। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? पुष्यमित्र शुंग एक अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी था, मतलब उदारवादी था, और एक ब्राह्मण की हैसियत से वो शास्त्रों का भी ज्ञाता था और विद्वान भी था। अब उसका कर्म जो था वो क्षत्रियों वाला था, कर्म आधारित उसने काम किया। तो वो अपना कमांडर इन चीफ बन गया, सेना का नायक रहता था, प्रधान रहता था। बौद्ध धर्म के प्रति घृणा की वजह ये थी ना कि बाद में जब विदेशी आक्रमण होने लगता है बाहर से भारत पे, तो मौर्य साम्राज्य कमजोर हो चुका था। अशोक के जो बाद वाले उसके सक्सेसर थे, वो इस लायक बचे ही नहीं थे कि वो रक्षा कर पाए। तो पुष्यमित्र शुंग को बड़ी झल्लाहट होती है कि ये लोग राजा किस बात के हैं जब रक्षा ही नहीं कर सकते, एक के बाद एक विदेशी बाहरी से जो है उस पर कब्जा करते जा रहे हैं। तो अंत में वो शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। हालांकि वो शुंग डायनेस्टी को बहुत फैला नहीं पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता है कि इसे सशक्त बनाया जाए। तो इसलिए वो बौद्धों से नफरत करता था, और कोई रीजन इसका नहीं। ठीक, अब यहाँ आप आगे देखें। अग्निमित्र ये इसका पुत्र था और प्रतापी शासक था। 8 साल तक ये शासन करता है। अग्निमित्र कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र का नायक है। मालविका नाम की इनकी प्रेयसी का इसमें वर्णन प्राप्त होता है, और इस नाटक में इन्हें विदिशा का वायसराय बताया गया है। आप देख रहे हैं कि जो शुंग है ना, वो भी मौर्यों की तरह से ही अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। यानी केंद्र में राजा होता था, और उसका जो पुत्र होता था, उसके जो सक्सेसर होते थे, वो प्रांतपति होते थे, यानी राज्यपाल की हैसियत उनकी होती थी। तो अग्निमित्र एक राज्यपाल की हैसियत से, गवर्नर कम एक वायसराय की हैसियत से काम कर रहा था विदिशा में। विदर्भ की राजकुमारी थी मालविका। ठीक है, मालवी भी इसको कहा जाता है और मालविका भी कहा जाता है। ये अग्निमित्र की तीसरी पत्नी थी, यानी अग्निमित्र पहले से ही विवाहित था, लेकिन मालविका से इसे प्रेम हो जाता है। पहली जो 2 पत्नियां हैं उनका नाम धारिणी और इरावती है, यहाँ आप देख रहे हैं। अग्निमित्र ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। अब इसके बाद जो अगला शासक है वो है देवभूति। सभी शासकों को हम नहीं देखेंगे, जो हमारे काम के हैं, मतलब जहां से प्रश्न बन सकता है तो उसको हम देखेंगे। और ये जो अगले शासक के तौर पे आप देवभूति को देख रहे हैं, ये असल में अंतिम शासक है। शुरुआती 2 को हमने देखा, पुष्यमित्र और अग्निमित्र, और उसके बाद सबसे आखिरी वाले को देखते हैं जो कि है देवभूति। ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। हर्षचरित के हिसाब से वह अपने ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व द्वारा मारा गया। ठीक है, कण्व डायनेस्टी की अब यहाँ से नींव पड़ेगी, और वासुदेव के द्वारा ही कण्व वंश की नींव रखी जाती है। मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग साम्राज्य के अवशेषों को सातवाहनों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। सातवाहन भी उस समय तक सक्रिय हो गए थे, जो कि आंध्र क्षेत्र से आए थे, और वो इनकी शक्ति को खत्म कर देते हैं। तो कुछ हिस्सा तो शुंगों का जो कण्व डायनेस्टी है उसके हाथ लग जाता है, और जो बचा हुआ पार्ट था उस पर सातवाहन काबिज हो जाते हैं। यानी जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन पूरे भारतवर्ष में था वो धीरे धीरे विखंडित होने लगता है। इसके बाद कण्व डायनेस्टी को आप देखिए, यहाँ से स्थापना हो चुकी है। 45 साल तक ये शासन करते हैं पूरा, और 4 शासक इसमें होते हैं। वासुदेव सबसे पहला, उसके बाद भूमिमित्र, नारायण, और अंतिम शासक था सुशर्मा।
पुराणों में आप जानते ही हैं कि पुराणों में राजाओं की वंशावलियों का चित्रण मिलता है। तो पुराणों में कर्णवंशी शासकों को शुंग भृत्य कहा गया है। शुंग भृत्य, अब इसका मतलब आप समझिए, शुंग मतलब पुष्यमित्र शुंग की पूरी डायनेस्टी, वहां के जो रूलर है, और भृत्य मतलब होता है नौकर, दास। ठीक है, तो ये शुंगों के दास थे। अब आगे देखें, वासुदेव कर्ण वंश के संस्थापक थे और ऋषि कण्व के वंशज ये खुद को कहते थे। पाटलिपुत्र पर इन्होंने शासन किया। इनका शासन बहुत ही सिमटा हुआ था, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दूर तक साम्राज्य फैला था। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन शासक सिमुक जो है वो काबिज हो जाता है। तो सातवाहन धीरे धीरे करके दक्षिण से आगे की ओर फैलते। अब मौर्य और मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं, उनको भी देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ ये बुलेट पॉइंट में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति के द्वारा संचालित किया गया और इसमें बड़ी संख्या में उड़ीसा और भुवनेश्वर के पास हाथी का जो धौली शैल शिल्प है, वहां से हमें अशोक की जानकारियां मिलती हैं। ये तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का है। इस तरह की सूचनाएं हैं। तो कुल मिलाकर इसमें यह कहा गया है कि प्रशासन जो पाटलिपुत्र का था, पाटलिपुत्र राजधानी क्षेत्र था, ये बाद तक रहता है, तो उसका प्रशासन संभालने का जिम्मा एक समिति के पास होता था। तो ये मंत्रिपरिषद और मंत्रणा वाली जो पुरानी संरचना है उसी के अवशेष हैं असल में। प्रशस्ति का अर्थ होता है राजा की स्तुति करना, जैसे प्रयाग प्रशस्ति आप देखते हैं। प्रशस्ति में राजा के द्वारा जितने भी महान काम किए गए थे उसका ब्यौरा होता है, राजा की बुराई इसमें नहीं की जाती है। अब उत्तर काले पॉलिश किए हुए जो मृदभांड है, इसके अलावा मंडल कूप है, गोलाकार कुएं, पक्की ईंटें, अशोक के अभिलेख, यूनानी यात्रियों के विवरण, ये सब मौर्य काल के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हैं। इससे हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। और बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना गया, क्योंकि क्षत्रिय होना उस समय की राजा की अनिवार्य योग्यता होती थी, नहीं तो लोग हे निगाह से देखते थे। ये वर्ण व्यवस्था उस समय तक बहुत क्लिष्ट हो गई थी। अब विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षस है उसमें इन्हें वृखल कुल का या वृषल कुल का कहा गया है। वजह ये है, वृषल कुल का मतलब निम्न कुल का। तो कहा जाता है कि इनकी माता जो है वो मौर्यों के ही रनिवास में रहती थी, और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये धनानंद की ही संतान था, और धनानंद से उत्तराधिकार देने से मना करता है तो ये विद्रोह कर देता है। तो बहुत तरह की बातें हैं। अब उसमें कुछ भी ऐसा प्रॉपर नहीं है जिस पर कि हम भरोसा कर सकें, तो हम दोनों चीजों को देखते हैं बस। इसके बाद आप देखिए, न्यायपालिका विभाग कंटक शोधन से ये संबंधित था। वैसे इसमें जो बौद्ध ग्रंथ का कहा है ना, उससे ये ज्यादा विश्वसनीय मालूम होता है, क्योंकि अगर ये क्षत्रिय कुल का रहा होता तब तो इसको शासन आराम से मिल गया होता, मतलब उसमें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा होता। ये निम्न कुल का था और उस समय निम्न कुल के व्यक्ति का गुण नहीं देखा जाता था, उसके कुल का परिचय पूछा जाता था। तो ऐसी स्थिति में इसे राजा बनने के लिए अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ा, और नंद जो है इसे आने नहीं दे रहे थे, तो फिर संघर्ष होता है। अब देखिए, न्यायपालिका विभाग का नाम था कंटक शोधन, कांटों का निवारण करना। कंटक शोधन मतलब क्या? कांटों को शोध कर दूर करना। मौर्य काल में न्यायालय दो प्रकार के होते थे। एक तो कंटक शोधन होता था, जिसे कि फौजदारी न्यायालय कहा जाता था, और धर्मस्थलीय जो होता था, धर्मस्थलीय या धर्मस्थीय आप इसे कहिए, वो दीवानी न्यायालय था। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी थी हेलेना, जो कि सेलुकस निकेटर की बेटी थी। इसकी असली और जो सबसे प्रिय पत्नी थी उसका नाम था दुर्धरा। ठीक है, लेकिन ये विदेशी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए पहले के राजा विवाह करते थे। तो यूनान के साथ हमारे संबंध अच्छे बने रहे, इसलिए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को दबाव डाला कि वो हेलेना के साथ विवाह करें। एक बार कौटिल्य ने आश्रित पत्नी और बच्चों की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का विधान किया था। अब आप सोच कर देख सकते हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षु ऐसे ही कोई बन जा रहा है या भिक्षावृत्ति पर आश्रित हो जा रहा है, बौद्ध ही नहीं तो भिक्षावृत्ति पर आश्रित हो जा रहा है। तो ऐसे में फिर उसके परिवार का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो आचार्य चाणक्य ने इसीलिए व्यवस्था की थी। आगे बढ़ते हैं। मौर्य राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम के दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध, इनके जो वैदेशिक संबंध थे वो काफी मजबूत थे। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टर होते थे जिन्हें कि प्रतिवेदक कहा जाता था, न्यूज रिपोर्टर होते थे। ये प्रतिवेदन अपना सौंपते थे, प्रतिवेदन को हम लोग अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं। कल्याण, जिसे कि कलियान भी कहा जाता था, ये व्यापारिक केंद्र हुआ करता था और यूनानी लेखक कोसमास ने इसका उल्लेख किया है। इसके बाद कंगन हल्ली के बारे में आप जानते ही होंगे। यहाँ पर स्तूप अवशेष प्राप्त हुआ है और अशोक की एक पत्थर की प्रतिमा है, उनके नाम से, चूंकि हम पहचानेंगे कैसे कि वो अशोक की है तो उसमें नाम लिखा हुआ है। और कंगनहल्ली कर्नाटक का जो गुलबर्गा जिला है उसके चित्तलपुर तालुका से है, वहां पे उसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। सरेकुन अभिलेख जो है वो कंधार से प्राप्त हुआ है, ये भी अशोक का अभिलेख है। और अरमेइक और ग्रीक लिपियों में इसको लिखा गया है। तो जो पश्चिमोत्तर वाले हिस्से से अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो उस पर अरमेइक लिपि और जो ग्रीक लिपियां हैं उनका प्रभाव। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देख लीजिए थोड़ा सा। क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है, और उदय होता है तो इसमें संगठन बनते हैं, अलग अलग कमेटी, पार्टी, इस तरह के दल निर्मित होते हैं। तो हम इसमें देखेंगे संगठनों का या आंदोलनों का वर्ष, नाम, और साथ में संचालित किसने किया था, कौन इसका सरगना था, उसको देखेंगे। तो सबसे पहला जो संगठन आप देख रहे हैं वो है मित्र मेला, और ये पूना वाले क्षेत्र में विकसित हुआ था। 1899 की बात है। विनायक दामोदर सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर के सौजन्य से इसको स्थापित किया गया था। और मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा में परिवर्तित हो जाता है और इसका नाम पड़ जाता है अभिनव भारत। तो मित्र मेला कुछ और नहीं है, यह अभिनव भारत का पूर्ववर्ती। इसके बाद अनुशीलन समिति कलकत्ता और ढाका दोनों जगह स्टैब्लिश होती है। 1902 की बात है। बारीन्द्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और प्रमोद मित्रा, पुलिन दास, ये सब इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, मतलब संस्थापक आप कह सकते हैं। अभिनव भारत सभा पूना, वही आपने पीछे देखा ना मित्र मेला, उसी का रूपांतरण है ये 1904। सावरकर बंधु, और सावरकर बंधुओं में बड़े भाई गणेश और छोटे भाई विनायक। अब अभिनव भारत की शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, महाराष्ट्र और कर्नाटक, मध्य प्रदेश तक ये फैली हुई थी। अब 27 सितंबर 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, और इसका जो मुख्यालय था वो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अब आगे चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को आप देखिए, कानपुर में ये स्थापित हुआ था 1924 में। इसके जो संस्थापक थे ये अक्टूबर 1924 में स्थापित हुआ था। कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल, इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। बाद में क्या होता है कि इसमें जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, जिनके नाम आप अभी देख रहे हैं, ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। काकोरी वाला मुद्दा छिड़ता है तो अंग्रेज सबको पकड़ के गिरफ्तार करते हैं, फिर अधिकतर को मरवा डालते हैं, मतलब फांसी पे चढ़वा देते हैं। तो आजाद जी अकेले हो जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो अकेले हो जाते हैं। उनके अंदर हौसला तो था और वीर थे ही, लेकिन उन्हें साथियों की आवश्यकता थी, मतलब उत्साही उन्हीं की तरह के नौजवान होने चाहिए। तो ऐसे में भगत सिंह और इस तरह के जो और नवयुवक थे जो कि क्षुब्ध थे गांधीवादी विचारधारा से और तत्काल की आंदोलन की दशा से, तो उनसे ये संपर्क साधते हैं और उन्हें अपना लेते हैं। तो इस पार्टी का स्वरूप बदल जाता है और ये बन जाती है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यानी सोशलिस्ट शब्द इसमें जुड़ जाता है, जो कि भगत सिंह की वजह से जुड़ता है। समाजवादी विचारधारा से वो प्रेरित थे, तो इसलिए अब ये समाजवादी विचारधाराओं से मिलकर आगे काम करती है और काफी उग्र काम करती है। तो यहाँ फिरोज शाह कोटला में इसका नाम बदला जाता है, ये बन जाती है HRA से HSRA। और चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के कहने पर ये नाम बदला था, ये आप देखें। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में स्थापित होता है, मतलब देश से बाहर। 1913 लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, ये तो आप जानते ही होंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जापान में स्टैब्लिश हुई थी 1942, डेट आप देख लीजिएगा। रास बिहारी बोस के द्वारा स्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद हिंदू धर्म संघ जो है ये चापेकर बंधु स्थापित करते हैं, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर हरि चापेकर। आर्य बांधव समाज ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। भारत माता कमेटी ये 1904 की है, जे चटर्जी, एम नीलकांत ब्रह्मचारी और वांछी अय्यर। भीकाजी आंदोलन 1902 का है, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया जाता है। और आत्म उन्नति समिति को आप देख रहे हैं, ये विपिन बिहारी गांगुली के द्वारा स्टैब्लिश की जाती है। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1905 ये सोहन सिंह भाकना, और साथ में बंगाल स्वयंसेवी ये हेमचंद्र घोष और लीला नाग के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। श्री संघ को आप देख रहे हैं, अनिल राय के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सूर्य सेन के द्वारा स्थापित की जाती है, इसे हम देखें। इसके बाद आप देखिए अनुशीलन समिति को मिदनापुर बंगाल वाला क्षेत्र 1902 में स्टैब्लिश होती है। ज्ञानेंद्र नाथ बोस इसके संस्थापक होते हैं। भारत माता सोसाइटी पंजाब की है 1907 वाली, अंबा प्रसाद और अजीत सिंह इसके संस्थापक हैं। भारत नौजवान सभा ये लाहौर की है और 1926 में भगत सिंह के द्वारा इसकी नींव डाली जाती है। इसमें छबील दास और यशपाल भी इनके सहयोगी रहते हैं। व्यायाम मंडल पूना का है 1896-97, चापेकर बंधुओं के द्वारा इसकी नींव। अब इसमें देखिए चापेकर बंधु कौन कौन से थे। दामोदर हरि चापेकर थे, बालकृष्ण हरि चापेकर थे और वासुदेव हरि चापेकर थे, ये 3 हैं। अब स्वदेश बांधव कमेटी ये 12 साल इसका केंद्र रहता है, मूल रूप से 1905 की ये है। अश्वनी कुमार दत्त इसमें मेन सरगना रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 27 सितंबर 1925, मुख्यालय इसका नागपुर महाराष्ट्र। और हेडगेवार पीछे आपने देख ही लिया है हेडगेवार का, तो केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट, अब यहाँ हमारा मोड थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पर हम फिजिक्स में सीधा घुस गए, मतलब इतिहास पढ़ा और उससे पीछे हमने प्राचीन इतिहास पढ़ा। और अभी मॉड्यूल की विशेषता यह है कि ये रंग बिरंगा है, तो इस रंग बिरंगे रंग में गोते लगाइए। अभी हम पढ़ते हैं फिजिक्स को, मापन और मात्रक। ठीक है, मात्रक और मापन कहना ज्यादा सही रहेगा। पहले आप जानिए कि मात्रक होता क्या है। तो किसी भी भौतिक राशि को आप नापते हैं और एक निश्चित आधारभूत या यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त जो संदर्भ मानक होते हैं उससे उस राशि की तुलना की जाती है ताकि आप उसे नाप सकें।
और यही जो संदर्भ होता है ना, इसको हम मात्रक कहते हैं। संदर्भ का जो मानक हम इस्तेमाल करते हैं वही असल में मात्रक होता है। किसी भी भौतिक राशि की माप को मात्रक के आगे एक संख्या जो कि अंक में होती है, उसकी मात्रा दर्शाती है, उसको लिखकर व्यक्त किया जाता है। तो ये तो बात हो गई कि मात्रक होते क्या है। ये मानक होते हैं और इन्हीं के सहारे हम मापन का काम शुरू करते हैं। मात्रक दो तरह के होते हैं, एक तो मूल है, मूल अवस्था में है, और बाकी उन्हीं से निकले हुए हैं, उन्हीं के लड़के बच्चे हैं। तो जो मूल मात्रक है उनको आप अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, और ये मूल राशियों को व्यक्त करते हैं। जो मूल राशियां हैं वर्तमान में, उनको व्यक्त करने वाले जो उनके मात्रक हैं उनको मूल मात्रक कहेंगे। अब इसमें सभी भौतिक राशियों के जो मात्रक है वो व्युत्पन्न है, कुछ को छोड़कर, और वही जो कुछ है वो आपके मूल है। कुल मिलाकर इनकी संख्या 7 है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, MKS पद्धति आप पढ़ते हैं ना, तो वही दे रखा है। अच्छा, व्युत्पन्न मात्रक में मतलब डेराइव यूनिट जो है उसमें व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं। मतलब सीधी बात है कि मात्रक किसका होगा? व्युत्पन्न राशियों का होगा। ये राशियां मूल नहीं है, मतलब अपनी मूल अवस्था में नहीं है। जो मूल भौतिक राशियां हैं उसी से ये निकली हुई है। और मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रक का जो समुच्चय होता है, मतलब इनको अगर हम एक साथ मिला लें तो पूरी मापन की एक प्रणाली विकसित होती है। मेजरमेंट का पूरा सिस्टम डेवलप होता है। और ये चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कोई मात्रक नहीं है, ये हमारे चैनल का नाम है। अब यहाँ पर आप देखें, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, शक्ति और गति, इसके अलावा कार्य, बल, ऊर्जा, त्वरण, संवेग, ये सब जो इकाइयां हैं, और ये जो मात्रक मतलब ये राशियां हैं और इनके जो मात्रक हैं वो व्युत्पन्न की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल है तो आप जानते हैं कि लंबाई जो है, दूरी या लंबाई, वो मूल मात्रक है, माफ कीजिए मूल राशि है, और उससे उसका जो मात्रक है मूल रूप से क्या है? मीटर है। लंबाई का मात्रक मीटर। अब उसमें हमने क्या किया, क्षेत्रफल के लिए आप सूत्र इस्तेमाल करते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो लंबाई क्या है, ये आप यल से व्यक्त करिए या मीटर से इसका मात्रक निकाल लीजिए। और दूसरा जो है चौड़ाई, तो चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई होती है, तो वो भी मीटर हो गया। मीटर में मीटर का गुणा किया तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ये किसका मात्रक हो गया? क्षेत्रफल का हो गया। तो ये मूल मात्रकों से ही निकला हुआ है, ये कहने का मतलब। ऐसे ही आयतन भी है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनत्व भी है, उसी आधार पर सूत्र पता होना चाहिए। अब भौतिक राशियां दो तरह की होती हैं। तो एक अदिश होती है, स्केलर क्वांटिटी जिसको कहते हैं, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और कोई दिशा नहीं चाहिए होती है। अदिश राशि है मतलब दिशा विहीन है, उसमें आपको उसे रिप्रेजेंट करने के लिए या उसे लिखने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और अदिश राशियां जो है, इसमें एग्जाम्पल महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कौन सी राशि अदिश है और कौन सी सदिश है। तो देखिए, लंबाई, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, दूरी, द्रव्यमान चाल, शक्ति, ऊर्जा, विद्युत वाहक बल, गुरुत्वीय विभव, विद्युत विभव, ये सब जो है ना, ये असल में अदिश राशियां हैं। इनको अगर आप लिखते हैं, जैसे लंबाई लिखते हैं, तो आपको ये नहीं बताना पड़ता है कि लंबाई कौन सी दिशा में। हाँ, अगर इसी की जगह पे विस्थापन रहे तो विस्थापन रहेगा, तो उसमें डायरेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिलहाल यहाँ पे अदिश की बात हो रही है। वैसे ही आपको द्रव्यमान अगर बताना है तो उसमें दिशा नहीं बतानी पड़ती। अब सदिश राशियां क्या होती हैं, तो इसमें नाम से क्लियर है चीजें। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है, यानी परिमाण ही सिर्फ काफी नहीं होता है, दिशा आपको चाहिए होती है। तो दोनों विद्यमान होते हैं। और योग संबंधी त्रिभुज के नियम और समांतर चतुर्भुज के जो योग के नियम है उसका ये पालन करती है। ये स्केलर डायनेमिक्स और वेक्टर डायनेमिक्स, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ी होगी इंटरमीडिएट लेवल पे, तो उसमें पढ़ाया जाता है। ये दोनों जो योग का नियम है दिखाया जाता है। फिलहाल फिजिक्स अगर आपने पढ़ा है तो भी आप देख सकते हैं, और नहीं पढ़ा है तो इतना जान लीजिए कि ये दो नियम यहाँ पर काम करते हैं। इस प्रकार से एक सदिश को उसके परिमाण की संख्या या दिशा द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये जो एग्जाम है ना, यहाँ पे बेसिक लेवल की साइंस होती है, तो बहुत ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ तथ्यों को देखिए और जितना समझ सकते हैं उतना समझिए। विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, यहाँ देखिए कौन कौन सी जो है वो सदिश राशियां हैं। विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, कोणीय वेग, रेखीय संवेग, इस तरह की जो राशियां हैं ना, ये सब क्या है, इनके लिए दिशा चाहिए होगी। बल आघूर्ण के लिए भी दिशा चाहिए होती है। और अगर आप हमारा पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं, इसमें नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। चलिए, 7 मूल मात्रक है, उनको देख लीजिए। यहाँ टेबल बनी है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद हम जो सप्लीमेंट्री है उनको भी देखेंगे, यानी पूरक मात्रकों को। तो 7 भौतिक राशियां हैं, मतलब मूल भौतिक राशियां हैं। तो उनको पहले देखते हैं। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है। धारा का मतलब यहाँ पानी की धारा नहीं, विद्युत धारा। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, यानी तापमान, पदार्थ की मात्रा है, और ज्योति तीव्रता है। ये है 7 भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां। मात्रक देखिए और साथ में इनका प्रतीक चिन्ह देखिएगा। तो लंबाई का मात्रक है मीटर, m से इसको व्यक्त करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं सिंबल। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम,
केजी से इसको व्यक्त करते हैं, के आपका कैपिटल होता है और जी स्मॉल होता है। समय को हम लोग हमेशा हर पद्धति में सेकंड से ही व्यक्त करते हैं। इसके बाद आप देखें धारा को, विद्युत धारा, इसको एम्पियर से व्यक्त करते हैं। अच्छा, जो सेकंड का रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं ना, तो स्मॉल एस का ही इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल का प्रयोग नहीं करेंगे। और एम्पियर ये विद्युत धारा का मात्रक हो गया, और इसके लिए हम लोग कैपिटल ए का जो प्रतीक है वो यूज करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं केल्विन को। केल्विन एक वैज्ञानिक थे, और इसको कैपिटल के से व्यक्त किया जाता है। पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल से व्यक्त करते हैं, MOL लिखते हैं। और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडला इस्तेमाल होता है, CD से इसको डिनोट करते हैं। दो पूरक मात्रक हैं, इसमें समतल कोण है और घन कोण है, या ठोस कोण आप इसे कह सकते हैं। तो जो समतल कोण है उसके लिए हम रेडियन मात्रक का इस्तेमाल करते हैं, उसको रेड लिखते हैं यानी RAD। और ठोस कोण जो है उसके लिए हम स्टेरेडियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसका मात्रक है। मतलब भौतिक राशि क्या है, ठोस कोण है, या आप इसे घन कोण कह सकते हैं। और इसका जो मूल मात्रक है वो स्टेरेडियन है, प्रतीक चिन्ह इसका SR है। तो ये हमने टेबल कंप्लीट की। अब यदि आपको लंबाई नापनी है तो आप कैसे नापेंगे, कुछ यहाँ विशेष बिंदु दिए हुए हैं, पूरा डिटेल डाटा नहीं है, सिर्फ काम का है। तो 10⁻³ मीटर से लेकर यहाँ आप देखें 3 के ऊपर माइनस पावर है, ठीक है। ये 10⁻³ नहीं, 10⁻³ है। और इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, 1/10⁻³ मतलब 10⁻³ को आप ऊपर ले गए हैं, तो ऊपर जाने पर ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर आप इसे नीचे ले आके 1 में डिवाइड करते हैं तो 1000 से आप 1 में भाग दे रहे हैं। इसमें सोचिए कि कितनी छोटी राशि प्राप्त होगी। तो ये बहुत छोटी संख्या है। तो 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻² मीटर तक की लंबाई के लिए मीटर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ये रेंज आपको पता होनी चाहिए। और वर्नियर कैलिपर्स किस काम आता है, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं आपने लैब में देखे होंगे। तो 10⁻⁴ मीटर तक की जो सतर्कता है या सटीकता है, वहां तक की लंबाई को ये नाप सकता है। 10⁻⁻⁴ मतलब बहुत छोटी लंबाई। 10⁻⁵ मीटर तक की लंबाई नापने के लिए स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब स्क्रू गेज जो है वो वर्नियर कैलिपर्स की तुलना में और ज्यादा बारीक लंबाइयों, छोटी लंबाइयों को नापने में सक्षम होता है। और एक स्फेरोमीटर भी इस्तेमाल होता है, तो वो भी काम देता है। अब इसके बाद बड़ी दूरियां अगर नापनी हो, तब मान लीजिए कि पृथ्वी से आपको सूर्य की दूरी नापनी है, तब वैसी कंडीशन में क्या करेंगे, उसमें मीटर पैमाना हम नहीं ले जा सकते हैं। अब ये नहीं करेंगे कि हम इंची टेप लेकर नाप रहे हैं। तो उसके लिए हम डॉपलर प्रभाव या इस तरह की जो और चीजें हैं जिसमें कि हम स्पेक्ट्रम का यूज करते हैं, उसको हम इसमें अमल में लाते हैं। अब द्रव्यमान का मापन कैसे कर सकते हैं, यहाँ वही दिया हुआ है कि बहुत बड़ी दूरियां हैं, ग्रह तारे हैं, पृथ्वी से आप दूरी नाप रहे हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से किसी मीटर पैमाने से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी दशा में एक बहुत महत्वपूर्ण विधि इस्तेमाल होती है, जो कि है लंबन विधि, जिसमें कि स्पेक्ट्रम का यूज होता है, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। द्रव्यमान का मापन कैसे करते हैं? अच्छा देखिए, द्रव्यमान एक ऐसी चीज है ना जो कि पदार्थ के मूल गुण के तौर पर देखी जाती है। ये बदलता नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने देखा है। और कहीं भी आप ले जाइए, मतलब निर्वात में ले जाकर रख दीजिए, सूर्य पर ले जाकर रख दीजिए, पृथ्वी पर आप ध्रुवों पर लेते जाइए, या फिर आप विषुवत रेखा पर ले आइए, इसके मान में अंतर नहीं आएगा। बदलता है भार, क्योंकि भार में गुरुत्वीय त्वरण जुड़ा हुआ होता है, mg। m मतलब द्रव्यमान और g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो प्रभावित होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो जहां पर जैसा गुरुत्वीय बल का प्रभाव रहेगा वैसा वो परिवर्तित होगा। तो द्रव्यमान स्थिर चीज है। और पिंड के ताप, दाब या दिक्काल और उसकी अवस्थिति पर ये निर्भर, यहाँ आप देख रहे हैं क्रम से, निर्भर नहीं करता है। ये मूलभूत गुण है, तो बदल जाएगा तब क्या मूलभूत है, ये बदलता नहीं है असल में। और इसका जो SI मात्रक है वो किलोग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय मानक दिया गया है उसे आप देख रहे हैं। और बहुत सारे देशों की जो प्रयोगशालाएं हैं वहां पे ये रखा हुआ है। भारत में कहाँ रखा है, तो नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो है, नेशनल फिजिक्स लैब, वहां पे ये स्थित। समय का मापन हम कैसे करते हैं, तो 1 सेकंड की परिभाषा जानिए। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें कि परमाणु घड़ी, ये परमाणु घड़ी होती है, इसमें सीजियम 133 जो कि सीजियम का समस्थानिक है, वो 9,19,26,31,770 कंपन करता है, ठीक है। और यही जो कंपन है इसको हम सेकंड की परिभाषा के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये है। और समय मापन के लिए परमाणुीय मापन का या मानक का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि आवर्ती कंपनों पर आधारित है। वही आपको बताया ना, 9,19,26,31,770 मतलब पूरा मोबाइल नंबर, तो उतने कंपन को यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। और राष्ट्रीय मानक के रूप में जो सीजियम घड़ी इस्तेमाल होती है उसी को हम परमाणु घड़ी कहते हैं। उसमें सीजियम नाम का जो परमाणु है, मतलब समस्थानिक है सीजियम तत्व का, तो उसको हम यूज करते हैं। और ये कई सारी प्रयोगशालाओं में उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि ब्रिटेन में या फिर फ्रांस में ही रखा हुआ है, कई सारी प्रयोगशाला में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने वैज्ञानिक गिरी को बंद कर दिया है। अब थोड़ा सा हिंदी की ओर चलते हैं, जरा वाक्यांश के लिए एक शब्दों में कुछ देख लेते हैं। तो
तो जो इंद्रियों को वश में कर ले उसको इंद्रिय निग्रहवान कहा जाता है या इंद्रिय जीत भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंद्रिय जीत। और इतिहास को जानने वाला इतिहासविद होता है, इतिहासकार भी कह सकते हैं। प्रायः वर्षा ऋतु में आसमान में जो दिखाई देता है 7 रंग का आकृति, उसको हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष। और वैसे तो प्रकाश का जो विचलन है उसकी वजह से होता है, मतलब वर्षा की बूंदों से होकर प्रकाश जब गुजरता है तो उसके कई टुकड़े हो जाते हैं, 7 रंग अलग अलग होकर दिखाई देते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाला जितेंद्रिय होता है, इंद्रिय जित भी कहा जाता है उसे। और इंद्रियों को अगर इंद्रियों पर अगर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको इंद्रिया निग्रह कहा जाता है। और इंद्रियों से अगर परे है तो इंद्रियातीत होता है। यहाँ ती लिखा है वो तीत होगा असल में। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला इच्छाचारी या स्वेच्छाचारी होता है। और हर चीज या किसी भी बात की इच्छा व्यक्त करने वाला इच्छुक होता है, काम करने का इच्छुक। किन्हीं घटनाओं या कालक्रम से लिया गया जो वृत्त होता है, मतलब पीछे की जो घटनाएं होती है उसको इतिवृत्त कहा जाता है। किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों या उनका क्रमबद्ध विवरण अगर हम पेश करते हैं, लिखित विवरण, तो उसको हम कहते हैं इतिहास। और इमारत से संबंधित इमारती होता है, जबकि जो इच्छा के अधीन है वो ऐच्छिक है। इतना ही पर्याप्त है, इसको इत्यलम कहा जाता है। ये थोड़ा सा नया शब्द है, इसको आराम से आप देखिएगा। जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो वो ईप्सित होता है। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है वो जलनशील मतलब ईर्ष्यालु होता है। दूसरों की उन्नति न देख सके तो ऐसी भाव जो है या ऐसी भावना जो है इसको ईर्ष्या कहा जाता है। पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा है उसको ईशान कोण कहते हैं। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उस व्यक्ति को उत्तरदायी कहा जाता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला उत्तराधिकारी होता है। जिससे बढ़कर कोई ऊंचा न हो वो उच्चतम होता है। जो सब कुछ उदारता से दे सकता है वो उदार मना है। जिसकी आकांक्षा बहुत आगे जाने की है वो महत्वाकांक्षी या उच्चाकांक्षी है। जो भूमि उपजाऊ होती है उसको उर्वरा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखें जिसका उल्लेख करना आवश्यक है वो उल्लेखनीय है। जो ऊपर कहा गया है वो उपर्युक्त होता है। और जो किसी नियम का पालन न करे वो उच्च श्रृंखल होता है। उपकार करने वाला व्यक्ति उपकारी होता है। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त होता है। और ऊपर आने वाला जो श्वास है उसको उच्छ्वास कहा जाता है। नीचे की ओर आने को उतरना कहा जाता है। और ऊपर की ओर अगर फेंका है तो उसको उच्छिप्त कहते हैं, प्रक्षिप्त भी कह सकते हैं। वह वस्तु जिसका कि उत्पादन हुआ है उसको उत्पाद कहेंगे। और जिस पर कोई उपकार किया गया है वो उपकृत होता है। अगर उपहास के कोई योग्य है, मजाक के योग्य है, तो उसको उपहासास्पद कहते हैं या हास्यास्पद भी कह सकते हैं। जल स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी उभयचर होता है, जैसे मेढक या कछुआ। और जिसने ऋण चुका दिया है वो उऋण होता है। और जो ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाए उसको कहते हैं अधमर्ण, दिवालिया। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उदीशा होती है। और पर्वत के नीचे जो तलहटी भूमि होती है उसको उपत्यका कहा जाता है। ऊंचे स्वर में अगर उच्चारण किया जा रहा है तो इसको ऊर्ध्वोच्चारित कहा जाता है। जो परीक्षा में पास हो गया हो वो उत्तीर्ण होता है। जिसका हृदय उदार हो वो उदार मना होता है या उदार हृदय होता है। जो उदार वृत्ति का हो वो उदार वृत्त होता है। जो धरती फोड़कर पैदा हो वो उद्भिज होता है। जैसे कि बीज को आप जमीन में गाड़ दीजिए तो जमीन तोड़कर बाहर निकलेगा, पत्तियां निकलेंगी उसमें, तो उसको उद्भिज कहेंगे। जो छाती के बल रहेंगे वो उरंग होता है या उरग कहते हैं उसको असल में। उरग मतलब उर के सहारे गमन करने वाला, मतलब सांप या कोई भी इस तरह का रेप्टाइल हो सकता है। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्चिष्ट होता है। जिसका उल्लेख किया गया है वो उल्लेखित होता है। और सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं। और जहां जाके छिप जाता है उसे अस्ताचल कहते हैं। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।